समय की बात है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम गोपाल था। उसके घर में उसकी पत्नी और 2 लड़के थे। उसकी पत्नी का नाम माया था। वह अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी बात बात पर हमेशा उसे ताने मारा करती थी और गोपाल से कहती थी कि तुम्हारे पास है ही क्या, घर में खाने तक को कुछ नहीं है। गोपाल के घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी। उसके पास एक भी रुपया नहीं था और उसके घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं बचा था। एक तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं और ऊपर से पत्नी के ताने। गोपाल बहुत परेशान हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से वह परेशान हो चुका था। फिर एक दिन की बात है। गोपाल अपने घर का त्याग कर जंगल के रास्ते से जा रहा था। वह रास्ता बड़ा ही सुनसान था। गोपाल उस रास्ते पर चल ही रहा था कि उसे एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। गोपाल उस कुटिया पर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि महात्मा तपस्या में लीन थे। फिर कुछ समय बाद महात्मा का तपस्या से ध्यान टूटा तो गोपाल महात्मा के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। महात्मा ने गोपाल से कहा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें क्या परेशानी है? तुम क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हें क्या दिक्कत है? तब गोपाल ने कहा, महाराज, मेरा नाम गोपाल है और मेरी पत्नी का नाम माया है। मेरी पत्नी मुझे रोजाना ताने मारती रहती है। मैं बहुत गरीब हूँ, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं कितना भी काम कर लूँ, लेकिन धन कमा ही नहीं पाता हूँ। मेरा एक छोटा सा लकड़ियों का धंधा था, वह भी पत्नी के रोज रोज के लड़ाई झगड़ों के कारण बर्बाद हो गया। वह दिन रात मुझसे झगड़ा करती रहती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए मोहताज हो गया हूँ। हमारे घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं बचा है। इसके अलावा पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि वह मुझे ताने ना मारे और मुझसे बेवजह झगड़ा ना करे, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानती है। महात्मा जी, इसी कारण से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। इसी वजह से मैं अपना घर छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। तब महात्मा ने कहा, रो मत बेटा, मैं तुम्हें एक काम बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारी किस्मत चमका देगा। तुम्हें अपनी औरत का सिर्फ यह अंग बेशर्म होकर दबाना और चूस लेना है। अचानक तुम्हारे घर में धन की प्राप्ति होने लग जाएगी और तुम देखते ही देखते बहुत अमीर बन जाओगे। महात्मा ने कहा, जो भी पुरुष अपनी औरत का यह अंग दबाता या चूसता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और ना ही उसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। वह जो भी काम धंधा करता है, उसमें हमेशा तरक्की होती रहती है। महात्मा ने कहा, अब मैं तुमको औरत के उन अंगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनो और अपने जीवन में इस पर अमल करना। तब गोपाल महात्मा की बातें बड़े ही गौर से सुनता है और कहता है कि जितना जल्दी हो सके आप मुझे वह काम बता दीजिए। तब महात्मा गोपाल को एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, किसी नगर में एक किसान रहता था। उसके बहुत सारे खेत थे। खेत पर वह दिन रात मेहनत करता था। वह किसान और उसकी पत्नी दोनों हंसी खुशी के साथ रहते थे। किसान और उसकी पत्नी में
आपस में बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। उनके घर में किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। इसी कारण से उनके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता था। औरत उसके खेतों में भी इतनी ज़्यादा पैदावार होती थी कि वह दिन प्रतिदिन और धनवान होता जा रहा था। उसके और उसकी पत्नी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उन्हें देखकर जला करते थे। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग जान गए कि किसान और उसकी पत्नी में बहुत ज़्यादा प्रेम है। धीरे धीरे यह बात उस नगर के राजा तक पहुंच गई। किसान और उसकी पत्नी की बात जब राजा के पास पहुंची तो राजा भी उन दोनों के प्रेम की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं और वह सभी को बताते हैं कि हमारे नगर में एक किसान और उसकी पत्नी रहते हैं जिनमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि मैंने ऐसा प्रेम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। फिर कुछ समय बीतने के बाद राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि इस नगर में जितने भी लोग हैं वह सभी अपने घर में घी का दीपक जलाएंगे। राजा की रानी पूछती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, सबके घर में घी का दीपक क्यों जलवा रहे हैं। राजा अपनी रानी की बात सुनकर कहते हैं, दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में घी का दीपक जलता है उसके घर में सदैव ही प्रेम बना रहता है। और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी के बीच में है वह प्रेम हमारे पूरे नगर में रहने वाले सभी पति पत्नी के बीच हो। इसलिए मैं हर घर में घी का दीपक जलाना चाहता हूँ। राजा के सैनिक जाते हैं और हर जगह ऐलान करते हैं और कहते हैं सभी के घर रात भर घी का दीपक जलना चाहिए। राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने घर में घी का दीपक जला देते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है तो सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन किसान के घर का दीपक वैसे ही जलता रहता है। दीपक हमेशा किसान की पत्नी जलाती थी, लेकिन वह किसान बात नहीं मानती थी। वह हमेशा अपनी मनमानी करती थी। उसका जो भी मन करता था वही काम करती थी। लेकिन किसान को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि किसान बहुत समझदार था। किसान सोचता था यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूँगा तो घर में बेवजह की लड़ाई झगड़ा होंगे। कई चीज़ें किसान इस वजह से अनदेखा करता था कि उसके घर में प्रेम बना रहे। राजा अपने महल को छोड़कर पूरे नगर का नज़ारा देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सारे नगर में किसी के घर में दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन किसान के घर में दीपक जल रहा है। तब राजा अपनी रानी से कहता है, देखो किसान और उसकी पत्नी के घर में दीपक जगमगा रहा है, लेकिन पूरे नगर में कहीं भी दीपक नहीं जल रहा है। इसी से पता लगता है कि किसान और उसकी पत्नी में कितना प्रेम है। तब राजा की पत्नी राजा से कहती है, जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी में है वह प्रेम किसान की पत्नी की वजह से है और इसी वजह से उसके घर में इतना ज़्यादा प्रेम है। तब राजा रानी की बात सुनता है और कहता है, नहीं, तुम्हारा सोचना गलत है। जो प्रेम किसान के घर में है वह प्रेम उसकी पत्नी की वजह से नहीं है, बल्कि वह प्रेम किसान की वजह से है। रानी कहती है कि किसान की पत्नी बहुत ज़्यादा समझदार है, आपका सोचना गलत है और यही वजह है कि जो उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। राजा कहता है कि किसान समझदार है
और रानी कहती है कि किसान की पत्नी समझदार है। इसी तरह से कुछ देर तक चलता रहा। इसी बात को लेकर राजा और रानी के बीच झगड़ा हो गया। इसके बाद रानी राजा की गर्दन पकड़ लेती है और राजा रानी को उठाकर पटक देता है। इसके बाद राजा कहता है, हम लोगों को झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ना हम किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा ले लें। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लड़ाई करने के बाद इस बात पर राजा और रानी दोनों सहमत हो गए। उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। तब राजा अपने महल में जाता है और एक सैनिक को बुलाता है और सैनिक से कहता है कि तुम किसान के पास जाओ और जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूँ वही तुम किसान को बोल देना, लेकिन ध्यान रहे किसान की पत्नी पास में नहीं होनी चाहिए। सैनिक ने कहा, ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। जब सैनिक किसान के पास जाता है तो उस समय किसान की पत्नी खेतों में गई हुई थी, लेकिन किसान की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इस वजह से वह खेतों पर नहीं गया था। फिर वह सैनिक किसान के पास पहुंच जाता है और किसान से कहता है, मैं राज दरबार से आया हूं और मुझे राजा ने भेजा है। किसान कहता है, बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। तभी वह सैनिक बोलता है कि नहीं, तुम कुछ भी मत लाओ, मैं राजा का सैनिक हूं, बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आया हूं। तब किसान कहता है, ठीक है, आप मुझे बताओ राजा ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है। फिर सैनिक कहता है, राजा ने यह कहा है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो राजा आपको बहुत सारे हीरे मोती और साथ में तुम्हारी जमीन से कई गुना ज़्यादा जमीन उपहार में देंगे। इसके अलावा राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको दिया जाएगा। लेकिन जो किसान ने जवाब दिया वह सुनने लायक है। किसान ने कहा, राजा अपना पूरा राजमहल ही मुझे क्यों ना दे दें, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। जाओ और अपने राजा से कह देना कि किसान ने ऐसा कहा है। सैनिक जाता है और राजा को सारी बातें बताता है। उस समय रानी भी वहाँ पर सैनिक की बातें सुन रही थी। फिर बातें सुनने के बाद रानी ने राजा से कहा, आपने किसान की तो परीक्षा ले ली, लेकिन किसान की पत्नी की परीक्षा नहीं ली। इस तरह से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन समझदार है। इसके बाद रानी ने कहा कि अब मैं भी किसान की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तभी पता चलेगा कि कौन समझदार है। फिर रानी ने भी एक सैनिक को बुलाया और कहा कि किसान की पत्नी को बोलना और याद रखना, यह बात तभी बताना जब किसान वहाँ पर न हो। सैनिक ने पूछा कि रानी साहिबा क्या बात बतानी है, वह तो बताओ। तब रानी ने सैनिक को सारी बात बता दी। सैनिक किसान के घर जाता है और उसके घर में आवाज़ लगाता है तो उसके घर से किसान की पत्नी निकलकर आती है और कहती है, बताओ क्या हुआ, क्यों ढिंढोरा पीट रहे हो। तो सैनिक ने कहा कि मैं राजमहल से आया हूँ, मुझे रानी साहिबा ने भेजा है। किसान की पत्नी ने कहा, बताओ किस लिए आए हो। तब सैनिक ने कहा, रानी साहिबा ने कहा है यदि तुम अपने पति को मार देती हो तो आपको बहुत सारे हीरे मोती रानी साहिबा उपहार के रूप में देगी और साथ में राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी आपकी ज़मीन है
वह तो आपकी है ही, लेकिन उसकी कई गुना जमीन भी रानी आपको देगी। यह बात सुनकर किसान की पत्नी तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है, यदि मुझे रानी साहिबा यह सब देगी तो मुझे मंजूर है, मैं अपने पति को मार दूंगी। तब सैनिक किसान की पत्नी से पूछता है कि रानी को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया है। तब किसान की पत्नी कहती है कि मेरे घर में जो दीपक जल रहा है, जब मैं किसान को मार दूंगी तो उसे बुझा दूंगी, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने किसान को मार दिया है। अब सैनिक किसान की पत्नी की बात सुनकर राजमहल में जाता है और रानी को सारी बात बताता है। किसान की पत्नी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है। राजा और रानी को स्त्री जात से नफरत होने लगती है। इस समय राजा अपने नगर के सभी लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी और मेरी पत्नी की वजह से किसान की जान नहीं जानी चाहिए। तुम लोग ऐसा करो, उस किसान के घर जाओ और उसे सारी बातें बता दो और उसकी जान बचा लो, वरना किसान की पत्नी उसे मार देगी। सैनिक किसान के घर जाते हैं और सोचते हैं कि किसान की पत्नी किसान को रात में मारेगी और दिया बुझाएगी। इससे पहले ही हम किसान के घर पहुंच जाते हैं और किसान को बचा लेते हैं। जैसे ही राजा के सैनिक किसान के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किसान तो मरा पड़ा है। सैनिक किसान की पत्नी से कहते हैं कि तुमने तो किसान को रात में मारने के लिए कहा था, लेकिन तुमने किसान को पहले ही क्यों मार दिया। तब किसान की पत्नी ने कहा कि मुझे तो उसे मारना ही था, रात में तो मुझे सिर्फ दीपक ही बुझाना था, इसलिए किसान को तो मैंने दिन में ही मार दिया था। फिर सभी सैनिक तुरंत किसान के घर से दौड़े दौड़े जाते हैं और राजा और रानी को सारी बातें बताते हैं। राजा और रानी क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। इसके बाद राजा और रानी किसान की पत्नी को बंदी बनाकर लाने के लिए अपने सैनिकों को कहते हैं। सैनिक जाते हैं और किसान की पत्नी को बंदी बनाकर ले आते हैं। फिर राजा किसान की पत्नी से पूछता है, ऐसा तुमने क्यों किया? तुम लालची औरत हो, तुम्हें पैसों से प्यार है। तभी किसान की पत्नी ने जवाब दिया और बताया कि मुझे तो किसान को पहले ही मारना था, वह तो मैं कोई बहाना ढूंढ रही थी, क्योंकि किसान की आदत बहुत खराब थी। वह मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार किया करता था। फिर राजा ने पूछा, किसान तुम्हारे साथ ऐसा क्या करता था? तो किसान की पत्नी ने जवाब दिया कि वह मेरे नाक का ऊपरी हिस्सा अपनी उंगली से हमेशा दबाया करता था। इसके अलावा किसान एक काम और मेरे साथ करता था, वह मेरे कान का पिछला हिस्सा अक्सर अपनी जीभ से टच किया करता था। फिर राजा ने पूछा, यह बताओ, जब तुम लोग गरीब थे तब क्या किसान तुम्हारे साथ यह काम करता था? तो किसान की पत्नी ने कहा, नहीं महाराज, तब ऐसा नहीं करता था। तब राजा ने कहा कि मैं समझ गया कि किसान ऐसा क्यों करता था। फिर उस साधु महात्मा ने गोपाल से पूछा, तो तुम्हें कुछ समझ आया? औरत का कौन सा अंग दबाने और चूसने से लोगों को अचानक धन की प्राप्ति होती है? तो गोपाल ने कहा, नहीं महात्मा जी, मुझे अभी भी समझ नहीं आया। तब महात्मा ने कहा, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। किसान अपनी पत्नी के साथ जो पहले काम करता था वह है उसके नाक के ऊपरी हिस्से को अपनी अंगुली से दबाता था। तो जिस मनुष्य के घर में पैसों की किल्लत है
उसे अपनी उंगली से औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को जरूर दबाना चाहिए। औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को बहुत शुभ माना जाता है। इसी वजह से जो यह काम करता है वह हमेशा धनवान पुरुष बन जाता है। दूसरा काम है, जो भी पुरुष औरत के कान का पिछला हिस्सा अपनी जीभ से स्पर्श करता है उसकी किस्मत के द्वार खुल जाते हैं। उसे अचानक धन की प्राप्ति होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है और जब आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको अपार संपत्ति देती है। और आपने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि औरतें माता लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती है। यही वजह है इस संसार में जो भी मनुष्य यह पवित्र काम करता है उसका घर धन धान्य से भर जाता है। लेकिन आप जब भी ऐसा काम करें तब आपको अपनी पत्नी को पूरी बात बता देनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में ऐसा अनर्थ भी हो सकता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।